हेलो स्टूडेंट्स, मैं मणिमोहन शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टॉपिक में हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक्स का जो लेक्चर्स था स्टूडेंट, वो टॉपिक था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, माने मोनोटोनिक फंक्शन के ऊपर कंप्लीट लेक्चर्स था स्टूडेंट। और मोनोटोनिक फंक्शन में ही हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की क्लासिफिकेशन का हमने यूज किया। और उसके क्लासिफिकेशन में हम 3 क्लासिफिकेशन बताए, कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन और साथ में स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की भी 3 क्लासिफिकेशन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की भी 3 क्लासिफिकेशन का हम लोग चर्चा किए लेक्चर्स में। आज मैथमेटिकली हम लोग ये सीखेंगे कि कॉनकेव अप क्या है, कॉनकेव डाउन क्या है। ये दोनों का कॉन्सेप्ट सीखने के बाद मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक को हम सही रूप से समझ सकते हैं। ऐसे तो मेरा आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, वो मैक्सिमा और मिनिमा है। और मैक्सिमा और मिनिमा में यूज होने वाला जो बेसिक्स, मतलब फंडामेंटल टर्म की बात कर रहे हैं, वो फंडामेंटल टर्म है स्टूडेंट। नंबर 1 क्रिटिकल पॉइंट, फिर कॉनकेव अप क्या है, कॉनकेव डाउन क्या है, उसके बाद आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह सकते हैं, स्टेशनरी पॉइंट क्या है, टर्निंग पॉइंट क्या है। तो ये सब टॉपिक्स का स्टूडेंट कॉन्सेप्ट होना अनिवार्य है। तो आज हम लोग यहां जो है इस लेक्चर्स में 4 टॉपिक का स्टडी करेंगे। फिर अगले नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का टर्म का स्टडी करेंगे और उसके टेस्ट का यूज करना शुरू करेंगे स्टूडेंट। तो आज पहले जिस पर मैक्सिमा मिनिमा की थ्योरी बेस्ड होती है, उसके रियल कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। साथ में ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, जो भी लेक्चर्स देखें ये हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। उसके बाद स्टूडेंट हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में उस टॉपिक का कंप्लीट टॉपिक को देखें। अभी तक हम लोग क्लास 12th में फंक्शन कर चुके हैं, 11th का ही लिमिट है, लेकिन 12th में एप्लीकेशंस के कारण से हम वहां भी 9 लेक्चर्स आपको जो है लिमिट में भी प्रोवाइड करवाए हैं। कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, कंप्लीट डिफरेंशिएशन है, रेट मेजर का है स्टूडेंट, उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल है, एरर्स है, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, और आज का जो टॉपिक है वो मैक्सिमम मिनिमा शुरू हो रहा है स्टूडेंट। न्यू चैनल होने के बाद भी हम प्रयासरत है कि आपका मैक्सिमम हो सके। तो पहले ये जानते हैं स्टूडेंट कि क्रिटिकल पॉइंट है क्या। अब देखो, क्रिटिकल पॉइंट के अगर थियोरिटिकल एनालिसिस की हम बात करें तो हमारा मानना है, और भी बहुत सारे राइटरों का, इट इज करेक्शन ऑफ द पॉइंट फॉर विच, फर्स्ट में आप रख लो कि एफ डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड में डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, और थर्ड स्टूडेंट डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। ये 3 पॉइंट हम लेते हैं। एक हमने लिया कि जिस पॉइंट पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सेकेंड हम लेते हैं स्टूडेंट कि जिस पॉइंट पर यक्स के जिस वैल्यूज पर, आप ऐसे जिस पॉइंट का मतलब ये समझेंगे, यक्स के जिस वैल्यूज पर आपका जो है डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जा रहा है स्टूडेंट, और साथ में यक्स के जिस वैल्यू पर आपका डेरिवेटिव डिफाइन नहीं हो रहा है। अब ऐसे सभी यक्स का वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे, ये तीनों कंडीशन से बारी बारी से, और जितना भी आएगा स्टूडेंट वो सभी को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। मैंने बहुत आसान है। जो स्टूडेंट क्लास 11th में डोमेन और रेंज का स्टडी कर चुके हैं वो समझते हैं कि किस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड होगा या किस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो आप उस मेथड से भी आप एनालिसिस कर सकते हो, या और भी मेथड्स हैं उसको देखने का कि आप उसको सर्च करें कि फंक्शन किस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है। यक्स के जिस वैल्यू पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है स्टूडेंट, वो सारे वैल्यूज का कलेक्शन आप निकाल लो, वो आपका जो है क्रिटिकल पॉइंट होगा। आप फंक्शन का डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करने के बाद एफ एक्स इक्वल टू 0 करो, यक्स के सारे वैल्यूज को निकाल लो। 0 यक्स के किस किस वैल्यूज पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है, और साथ में वह भी वैल्यू निकालो कि यक्स के किस किस वैल्यूज पर
आपका डेरिवेटिव जीरो नहीं हो रहा है। इस तीनों वैल्यू का अगर आप यक्स के सारे वैल्यूज को निकालते हैं और आप उसके करेक्शन को करते हैं तो आपका जो फाइनल जो करेक्शन मिला, जो सॉल्यूशन मिलेगा स्टूडेंट, वो सारा का सारा फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। बहुत सारे राइटरों ने यह भी लिखा है, ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट की बात उन्होंने नहीं किया है। बहुत सारे राइटरों का मानना है स्टूडेंट इस प्रकार से, ये दोनों टर्म का यूज किया गया है, हमसे बड़े हैं, किया गया है, उनकी किताब में किया गया है, जिन्होंने लिखा है कि फंक्शन का डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो होना चाहिए और आपका जो है डेरिवेटिव उस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो वो क्रिटिकल पॉइंट है। और मैथमेटिक्स के बहुत सारे राइटरों का ये मत है कि ये तीनों कंडीशन में जो यक्स के वैल्यूज होंगे वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट होंगे। तो आप हमारी समझ से ये तीनों आपके लिए बेहतर है कि इसलिए हमने यहां डिफिनेशन को भी लिखा है कि आप इसे भी याद रखें कि फंक्शन यक्स के किस वैल्यूज पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, वह वैल्यू अगर इंटरवल के अंदर या आपका किसी क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूडेड है, अगर वो एक्सक्लूड है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर वो पॉइंट इंक्लूडेड है तो उस पॉइंट को भी आपको चुनना होगा कि उसके अंदर में, जैसे कोई फंक्शन लेते हैं और वो देखते हैं कि फंक्शन उस इंटरवल में, कोई इंटरवल दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर में, तो आप चेक करना पड़ेगा कि क्या उस इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। अगर कुछ ऐसे पॉइंट है जहां की फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो वह भी पॉइंट आप जो फाइंड करेंगे वह आपका क्रिटिकल पॉइंट ही होगा। और डेरिवेटिव, उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकालेंगे और ये भी चेक करेंगे कि डेरिवेटिव किस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो भी उसका क्रिटिकल पॉइंट है। साथ में ये भी निकालेंगे उसमें कि आपका जो डेरिवेटिव किस पॉइंट पर जीरो होगा, वो भी क्रिटिकल पॉइंट है। जस्ट इसका डिफिनेशन हो गया, इट इज द करेक्शन फॉर द पॉइंट विच fx डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ डेरिवेटिव इक्वल्स टू जीरो। 3 पॉइंट हमने लिया, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, ऑल द वैल्यूज ऑफ एबव obtained from the above condition से obtain करेंगे such to be the critical points, उसको हम लोग critical points कहेंगे इसमें। अब इसके लिए हमने क्या किया है कि एक प्रॉब्लम दिया है, जैसे यहां क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर। अब देखिए यहां आपकी थ्योरी है और यहां आपके पास प्रॉब्लम है इसमें। अब ये फंक्शन जो है पूरे रियल नंबर पर डिफाइंड है, पूरे रियल नंबर पर डिफाइंड है इसमें। कैसे रियल नंबर पर डिफाइंड है? जैसे ही आप देख रहे हो ना कि 2/3 है, फ्रैक्शन 2/3 है, क्यूब रूट का प्रॉपर्टीज ऑब्टेन कर रहा है उसमें। ये फाइनल जो है क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है स्टूडेंट, ये x-2 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। तो जब भी ये क्यूब रूट होता है तब ऐसी स्थिति में फंक्शन पूरे रियल नंबर पर स्टूडेंट डिफाइंड होता है। क्यूब रूट मत रखो, यहां ऑड नंबर कर लो, 3 कर लो, 5 कर लो, 7 कर लो, पूरे ऑड नंबर अगर इसके हैं सर्ड में या डिनोमिनेटर इसका ऑड नंबर है, तब ऐसी स्थिति में ये फंक्शन जो है पूरे रियल नंबर पर डिफाइंड होगा। और ये तो कंप्लीट आपका पॉलिनोमियल है, ये क्यूब रूट है और ये पॉलिनोमियल है। क्यूब रूट भी रियल नंबर पर डिफाइंड है और आपका पॉलिनोमियल रियल नंबर पर भी डिफाइंड है, और इस दोनों का प्रोडक्ट आपका फंक्शन है। मेरे फंक्शन भी आपका क्या होगा स्टूडेंट, पूरे रियल नंबर पर डिफाइंड होगा। ये डोमेन के प्रॉपर्टीज से हमें मालूम हो जाता है। अब देखिए क्या है, तो अब जब ये रियल नंबर पर डिफाइंड है तब तो इसे, अब हमें 2 कंडीशन बचा, डेरिवेटिव इक्वल्स टू जीरो और डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप फाइनली इसका डेरिवेटिव फाइंड करना शुरू करो। जैसे आप डेरिवेटिव निकालो, ये u इंटू वी लगा लेते, x-2 का पावर 2/3 और इसका डेरिवेटिव हो गया स्टूडेंट 2, x का 1 का 0। अब तो सीख गए होंगे आप लोग, तो 2x + 1 और इसका डेरिवेटिव हो गया x-2 का पावर 2/3 -1 और 2/3 आगे हो गया, चलो इंटू कर लो 2/3, ये फाइनल आया। तो ये 2x-2 का पावर 2/3 हो गया प्लस, और ये 2/3 2x + 1 और ये माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, मैंने x-2 का पावर -1/3, 2x-2 का पावर 2/3 प्लस 2/3 2x + 1। सॉल्व करने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा 1/3
x माइनस 2 का पावर 1/3। तो अब स्टूडेंट यहां से हम एलसीएम लेते हैं। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 2 का पावर 1/3। ये चलिए, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 2 6 हो गया, x माइनस 2 हो गया, प्लस ये तो सेम हो गया तो 2 हो गया, और 2x और प्लस 2 आ गया हमारे पास, 2x और प्लस 1 आ गया। सॉरी, अब कितना हो गया, ये 6x और माइनस 12 हो गया, ये हमारे पास 4x और प्लस 2 आ गया, डिवाइडेड बाई 3, x माइनस 2 का पावर 1/3 आ गया। अब देखिए, ये 10x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3, x माइनस 2 का पावर 1/3 आ गया। अब तो आप इसे देखकर ही समझ जाएंगे कि जब इसका डेरिवेटिव इतना आ रहा है और इसका डिनोमिनेटर जो आप देख रहे हो x माइनस 2 का पावर 1/3 है, अगर x बराबर हम 2 यहां इंसर्ट करेंगे तो ऐसी स्थिति में डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, मतलब डेरिवेटिव उस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। डेरिवेटिव 0 होने का मतलब है कि डेरिवेटिव डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब है कि ये डेरिवेटिव अनडिफाइंड को टेंड कर जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जैसे ही अनडिफाइंड होगा इसका मतलब कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा 2 पर। तो यहां फाइनल एक बातें तो आ गई। क्या बातें आ गई कि डेरिवेटिव जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट एट x बराबर 2। x बराबर 2 पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक कंडीशन तुम्हारे पास फाइनल हो गया। तो ऐसे भी जब भी आपके पास में इस प्रकार से फंक्शन आ जाए तो आप देख लेना कि डिनोमिनेटर उस पॉइंट पर 0 नहीं होना चाहिए एल्जेब्रिक में। अब क्या करोगे, अब एक पॉइंट तो ये निकल गया हमारे पास, सेकंड पॉइंट आया डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। तो अब डेरिवेटिव को हम 0 कर लेते हैं इसमें। चलो, तो जैसे ही हम डेरिवेटिव को 0 करेंगे तो 10x माइनस 10 और डिवाइडेड बाई 3, x माइनस 2 का पावर 1/3 इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 10 बराबर 0। फाइनली हमारे पास आ गया x बराबर 1, x बराबर 1। तो एक हमारे पास एक फाइंड हो गया कि x बराबर 2 पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं है, और यहां फाइंड हो गया कि x बराबर 1 पर इसका डेरिवेटिव 0 है। यही दोनों कंडीशन हमने आपको निकालने कहा था कि ऑल द वैल्यूज ऑफ x की वह वैल्यू जो हमने x निकाला, x बराबर x का वह वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एबव कंडीशन, जो एबव कंडीशन से ऑब्टेन्ड किया जाए, आर सेड टू बी द क्रिटिकल पॉइंट, उसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। मतलब फाइनल हम रिजल्ट में कह सकते हैं कि हमारे पास इसमें 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। हेंस x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 आर टू critical points of fx। मतलब 2 क्रिटिकल पॉइंट आपके स्टूडेंट हो गए। तो बहुत आसान है। पहला आप ये चेक करोगे कि फंक्शन एग्जिस्ट किस पॉइंट पर नहीं करता है, x के किस वैल्यू पर एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी क्रिटिकल पॉइंट है। x के किस वैल्यूज पर डेरिवेटिव 0 हो जाता है, वो भी स्टूडेंट क्रिटिकल पॉइंट है। और साथ में ये भी चेक करना होगा कि आपका डेरिवेटिव किस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करता है, वह भी आपका क्रिटिकल पॉइंट्स होगा। क्योंकि आईआईटी का क्वेश्चन होता है कि पूछ लेगा, फंक्शन आपको दे देगा और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आपके इस फंक्शन के नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स कितने होंगे। ऑप्शन दे देगा 2, 3, 4, 5। तो आपको पूरे क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालकर काउंट करना होगा। जैसे इसमें 1 और 2 आ गए, 2 क्रिटिकल पॉइंट है, तो इस प्रकार से आपको बताना पड़ेगा कितने क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। कभी कभी क्वेश्चन ये भी देता है कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स का आप एक सेट बना के बताएं, क्रिटिकल पॉइंट का सॉल्यूशन सेट बताएं, एक सेट बताएं, तो आपको सेट बना के बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होता है इसमें। कभी कभी
ऐसा भी देगा कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन को आपको बताएगा कि उसमें इंटरवल माने आपको क्रिटिकल पॉइंट कहेगा कि पॉजेस करता है, और एक आपको उसमें एक अननोन नंबर क्वांटिटीज दे देगा और आपको फाइंड करने के लिए कहेगा कि इसका आप इंटरवल बताएं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। इसमें क्रिटिकल पॉइंट के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है, अब इस क्वेश्चन में हम दिए हुए हैं कि एक क्रिटिकल पॉइंट पॉजेस कर रहा है, और आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि यहां जो ए अननोन क्वांटिटीज लिए उसका वैल्यू क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, ये ध्यान में आपको बताना। पहले स्टूडेंट आपके पास तीनों कंडीशन को आप ध्यान में रखेंगे कि कहां क्रिटिकल पॉइंट पॉजेस करता है। आपके पास ये फंक्शन है, यहां देखिए स्टूडेंट साइन कोसाइन फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल है, x इंटू समथिंग कांस्टेंट है, पॉलिनोमियल है। कोसाइन फंक्शन पूरे रियल नंबर पर डिफाइंड है और पॉलिनोमियल फंक्शन भी पूरे रियल नंबर पर डिफाइंड है, और दोनों का प्लस है। फंक्शन भी आपका पूरे रियल नंबर पर डिफाइंड होगा और फंक्शन पूरे रियल नंबर पर डिफाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। आप इसका डेरिवेटिव निकाल लो। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये कॉस का तो माइनस हो जाएगा, और x/2 तो माइनस हाफ a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 साइन x/2 आ गया डेरिवेटिव इसका, और x का हमारे पास फाइनल स्टूडेंट a -1 हो गया। चलिए इसका फैक्टर निकाल लें, माइनस हाफ a स्क्वायर माइनस 2a माइनस a प्लस 2 साइन x/2 और प्लस a -1 आ गया। अब यह आ गया माइनस हाफ a स्क्वायर, या a आप कॉमन ले लीजिए, a कॉमन लेने के बाद a -2 और -1 कॉमन, a -2 आ गया, साइन x/2 और प्लस a -1 आ गया। ऐसा माइनस हाफ a -1 a -2 साइन x/2 और प्लस a -1 आ गया, ये आ गया। अब आप इसमें से a -1 भी कॉमन ले लीजिए, इसका 1 कर लेते हैं, माइनस हाफ a -2 साइन x/2 आ गया, इक्वल टू 0। अब यहां से दो कंडीशन आ गया। एक कंडीशन आ गया तुम्हारे पास कि a -1 0 लेते हो तो a बराबर 1, लेकिन a बराबर 1 लेते हो स्टूडेंट तो ये फंक्शन ही 0 हो जाएगा। देखिएगा यहां से लोग विद्यार्थी चेक नहीं कर पाता है इसको। अगर आप इस कंडीशन को यूज करते हो a बराबर 1 लो, 1 और 2 3 और -3 0 हो गया, और 1 -1 0 हो जाएगा। तो यहां लिखना होगा बट a बराबर 0 देन f(x) इक्वल्स टू आपके पास 0 हो जाएगा, 0 फंक्शन हो जाएगा, और 0 फंक्शन कभी क्रिटिकल पॉइंट पॉजेस नहीं करेगा स्टूडेंट, इसलिए a इक्वल टू 1 कभी भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब आगे बढ़े सेकेंड पार्ट में। चलिए सेकेंड पार्ट अब हो गया हमारे पास 1 माइनस हाफ a -2 साइन x/2 इक्वल टू 0 लेना होगा, ये लेना होगा, क्योंकि इसमें तो आपका सॉल्यूशन नहीं निकला। यहां से लोगे तो आप 1/2 a -2 साइन x/2 इक्वल टू 1, यहां से साइन x/2 का वैल्यू निकल जाएगा स्टूडेंट 2/a -2 आ गया, ये आ गया। अब किसी भी साइन का वैल्यू जो है 1 से मॉड ऑफ साइन जो है 1 से लेस देन होता है, या आप ऐसे करो कि साइन फंक्शन का जो वैल्यू है -1 से लेकर +1 तक का होता है। बट लिख देते हैं, बट वी नो दैट साइन x/2 मॉड में ले लेते हैं लेस देन इक्वल टू 1 होता है, और इसकी वैल्यू इतनी है, यहां रख दो, तो 2/a -2 का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। चलो इसका रेसिप्रोकल कर दो, मॉड a -2, 2 का मॉड 2 हो गया, और रेसिप्रोकल की हो तो इसका नेचर भी बदल जाएगा। फाइनल आ गया मॉड ऑफ a -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया स्टूडेंट। मॉड को आप सॉल्व करो तो हमारे पास आ जाएगा a -2 लेस देन इक्वल टू -2 और a -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब फाइनल 0 आ जाएगा, लेस देन 0, और a का वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया।
ए का फाइनल जो सॉल्यूशन सेट है वो माइनस इंफिनिटी से 0 हो गया स्टूडेंट, यूनियन 4 से लेकर इंफिनिटी हो गया। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि कोई ए का ऐसा वैल्यू ही नहीं ले लें जिससे कि आपका क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन पोजेस ही नहीं करे। तो आप सारे ऑप्शन को ध्यान में रखना होगा और तब फाइनल आप निकालना होगा। यहां मॉड का प्रॉपर्टीज लगाए स्टूडेंट। मॉड का प्रॉपर्टीज है कि अगर ये लेस देन इक्वल टू 1 ए है, ए आपके पास पॉजिटिव, ए अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर है, रियल पॉजिटिव है, तब तो माइनस ए से लेकर यक्स का वैल्यू ए तक होता है। अगर बॉन्ड में ग्रेटर देन इक्वल टू ए है और फिर ए आपके पास में रियल पॉजिटिव है, तो यहां माइनस यक्स का जो वैल्यू होगा माइनस ए से लेस देन हो जाएगा और यक्स का वैल्यू जो होगा ए से ग्रेटर देन हो जाएगा। स्टूडेंट ये मॉडुलस का इनइक्वालिटीज में प्रॉपर्टीज है। ये आप या 12th के स्टूडेंट है तो आपको तो जानना ही चाहिए, आप जानते ही होंगे स्टूडेंट। और अभी चूंकि चैनल नया है तो मैं मॉडुलस अभी अपलोड किया नहीं हूं, तो बाद में फ्यूचर में हम उसका भी लेक्चर्स बनाएंगे, लेकिन अभी तत्काल आप याद रखेंगे क्लास 12th के स्टूडेंट हैं। तो ये आपके पास में क्रिटिकल पॉइंट स्टूडेंट फाइनल फाइंड हो गया। तो अब नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं कॉन्केव अपवार्ड की कंडीशन को। क्या है कॉन्केव अपवार्ड, ध्यान रखेंगे, मैं बराबर कर रहा हूं कि मैक्सिमा मिनिमा में प्रत्येक कंडीशंस को निकालने में या उसको समझने में ये हेल्पफुल है, इसलिए आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ें। और इंजीनियरिंग में तो पूछता ही पूछता है, अगर आप इसे नहीं जानते हैं स्टूडेंट तो कभी भी आप मैक्सिमा मिनिमा के थ्योरीज को नहीं याद रख पाएंगे। सीधे आपसे टीचर ये बताएंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 हो जाएगा तो लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, अगर सेकेंड डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो आपका जो है लोकल लेस देन में लोकल मैक्सिमा और ग्रेटर देन हो जाएगा तो लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। लेकिन क्यों करेगा, इस प्रश्न का जवाब आपको नहीं मिलेगा। उस प्रश्न का जवाब यहां से आप पढ़ते जाएंगे, तब हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ाएंगे, तब आपको मैक्सिमा मिनिमा से पता चलेगा मैक्सिमा मिनिमा में कि हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करते हैं या हायर डेरिवेटिव टेस्ट क्यों करते हैं, इसका जवाब आपको मिलेगा। इसलिए आपको यहां यह जानना जरूरी है कि कॉन्केव अपवार्ड क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, द इंटायर, हमें लग रहा है कि कंपेयर कर लेना ज्यादा बढ़िया है। एक तरफ हम कॉन्केव अपवार्ड कर लेते हैं एक तरफ के बोर्ड पर, और एक तरफ हम स्टूडेंट कॉन्केव डाउनवार्ड कर लेते हैं। अगर हम आपको कंपेयर कर दिए दोनों में तो फिर आप थ्योरीज को नहीं भूलेंगे। द इंटायर कर्व will lie above any tangent such curves या such curve is called a concave upward कर्व कर देते हैं, कॉन्केव अपवार्ड कर्व। अब देखिए स्टूडेंट क्या कहता है कि आपके पास कोई भी कर्व है, ये हमारे पास कर्व है, द इंटायर कर्व विल लाई एबव द टेंजेंट। आप एनी पॉइंट, हमने लिखा नहीं है पूरा, चलो टू इटसेल्फ ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो उसमें। तो आपके पास अगर ये कर्व जो है टेंजेंट के एबव लाइज करना शुरू कर दे, ये पूरा का पूरा इंटायर कर्व कर रहा है, इंटायर कर्व, पूरा कर्व टेंजेंट के ऊपर अगर जो है लाइज करता है तब उसे कॉन्केव अपवार्ड कहते हैं। जबकि अगर कॉन्केव डाउनवार्ड का हम आपको थ्योरी बताना चाहें या आपका करो कि क्या उसको फॉर्मूला बताना चाहे तब क्या हो, इसको हम एक टर्म दे देते हैं जियोमेट्रिकली। चलिए इसका भी नाम दे दिए, y=fx है और ये हमारे पास टेंजेंट है। ये टी पॉइंट पर हमने टेंजेंट खींचा, आप कहीं भी टेंजेंट खींच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं खींच लो। ये डिफिनीशन से ज्योमेट्री में आ गया।
फिर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले हम इसके डिफिनेशन को लिखते हैं। द इंटायर कर्व विल लाई, यहां एबव एनी टेंजेंट लिखे हैं, इसमें बिलो हो जाएगा एनी टेंजेंट बिलो एनी टेंजेंट। आप इसमें चाहो तो ऐसे भी जोड़ सकते हो, डाउन टू इटसेल्फ। सच ए कर्व इज कॉल्ड कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व्स। बहुत सिंपल डिफिनेशन है। एक में हमने लिखा टेंजेंट एवं एनी टेंजेंट, एक में हमने लिख रहे हैं बिलो एनी टेंजेंट, बिलो एनी टेंजेंट। तो इसका ज्योमेट्रिकली अगर आप कहें, ज्योमेट्रिकली कहें स्टूडेंट, तो ये हमने लिया, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये हमारे पास फंक्शन है। तो अगर इस टेंजेंट के डाउनवर्ड पूरा का पूरा कर्व अगर है आपका, माने टेंजेंट के बिलो अगर पूरा कर्व आपका लाइज कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में आप उसे कॉनकेव डाउनवर्ड कहेंगे। अब इसे आप कॉनकेव अपवर्ड कहेंगे। अब फिगर मैं किसी भी तरह से भी ले सकता हूं। अब यहां इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों कंडीशन है। मान लो स्टूडेंट आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमने पढ़ाया, और भी फिगर की एनालिसिस आप कर सकते हो। देखो यहां से ये फंक्शन आप ले लो, चलो ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप कहीं भी टेंजेंट खींचो, ये टेंजेंट y इक्वल टू एफ एक्स जो है, y इक्वल टू एफ एक्स जो है, वो ऑलवेज टेंजेंट के ऊपर लाइज करेगा स्टूडेंट। आप स्टूडेंट ऐसे ले लो, डिक्रीज कर रहा है फंक्शन ऐसे, ये ले लो, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलो यहां पे y इक्वल टू एफ एक्स ले लो। ओ सॉरी, हमें तो अपवार्ड में चल रहे थे ना, हम अपवार्ड केस में चल रहे थे। ये इंक्रीजिंग लिए है, तो अपवार्ड ये नहीं हुआ स्ट्रिंग, डाउनवार्ड हो गया। थोड़ा सा फिगर मिस करिए, ये डाउनवार्ड में जाना है हमें, ये अपवार्ड हो गया। ये रहा, ये वैल्यू आपका ऐसे लो, ये y इक्वल टू एफ एक्स है, ये टेंजेंट है, ये रहा, ये रहा। अब देखो क्या है, क्या कह रहा है कि पूरा ग्राफ जो है टेंजेंट के एबव है, ये टेंजेंट के एबव है। लेकिन अगर आप यहां देख रहे हो ना, तो ये फंक्शन स्टूडेंट इंक्रीज कर रहा है और यही फंक्शन आपका जो है डिक्रीज कर रहा है। वो केस इसमें भी आएगा आपका, मान फिगर आप इसमें भी लोगे कॉनकेव डाउनवर्ड में, कॉनकेव डाउनवर्ड में लोगे तो आप ऐसे ले लो। चलो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये देखो पूरा टेंजेंट के नीचे आ गया हमारा कर्व, y इक्वल टू एफ एक्स, ये पूरा कर्व आ गया। और स्टूडेंट आप ऐसे ले लो, ये ऐसे ले लो, ये y इक्वल टू एफ एक्स ले लो, यहां भी कर्व जो है टेंजेंट के नीचे आ गया। अगर आप स्टडी करोगे स्टूडेंट, ये कर्व, इस कर्व का ये फंक्शन x का वैल्यू बढ़ने से y बढ़ रहा है, तो यहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर आप यहां स्टडी करते हो
तो ये जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहां आप स्टडी करते हो तो ये इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और यहां जब स्टडी करोगे तो ये डिक्रीज कर रहा वैल्यू एक्स बढ़ने के बाद, तो आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ये रहा। तो बस डिफिनेशन नहीं है कि अगर टेंजेंट के एवं लाइज करता है तो अपवर्ड और टेंजेंट के बिलो लाइज करता है तो डाउनवर्ड। अब कॉनकेव का मतलब होता है स्ट्रेट, केव मीन्स होता है गुफा, अपवर्ड माने ऊपर। अगर गुफा ऊपर खुला हुआ है, अगर गुफा ऊपर खुला हुआ है तब उसे कॉनकेव अपवर्ड कहेंगे। ये रहा, ऊपर की ओर गुफा खुला हुआ है। और कॉनकेव डाउनवर्ड माने जो गुफा है वो जो है नीचे खुला हुआ है, तब ये फंक्शन हो गया, नीचे खुला हुआ है, डाउनवर्ड है स्टूडेंट। इसमें भी वही बातें आप देख रहे हैं, डाउनवर्ड है और इसमें अपवर्ड है। अब आप चाहो तो अगर इसे कॉन्वेक्स से भी डिफाइन कर सकते थे, तो इसका जो कॉन्वेक्स है, चोटी जो है, कॉन्वेक्स माने होता है माने माउंटेन वगैरह का जो आपका शिखर होता है, वर्टेक्स जिसको आप कहते हो, उसको कॉन्वेक्स माने उठा हुआ क्षेत्र, तो ये डाउन में है। अगर हम इस कॉनकेव अपवर्ड को कॉन्वेक्स में लिखते तो इसको हम लिखते कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। क्या लिखते हैं हम? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड शब्द का प्रयोग करते हैं, इसे हम कॉन्वेक्स डाउनवर्ड कहते। और जबकि इसे अगर कॉन्वेक्स में अगर लिखना होता तो इसका कॉन्वेक्स जो है ऊपर की ओर है, अरे उठा हुआ पार्ट जो है ऊपर है, तो इसको हम लोग, आप कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर पढ़े होंगे, तो आपका जो कॉन्वेक्स है स्टूडेंट, यहां जो है कॉन्वेक्स अपवर्ड इसको कहते हैं, अपवर्ड कहते हैं। तो जैसे हम कॉन्केव में, आपको ये लग रहा होगा कि सर कॉन्केव डाउनवर्ड, कॉन्केव अपवर्ड करें तो कॉन्वेक्स क्यों नहीं करें? तो अगर कॉन्केव अपवर्ड है तो उसको हम कॉन्वेक्स डाउनवर्ड कहेंगे, और अगर कॉन्केव डाउनवर्ड है तो उसे कॉन्वेक्स डाउनवर्ड कहेंगे। तो तत्काल हमारे पास जो डिफिनेशन है, उस डिफिनेशन से ये पता चलता है, सिंपल डिफिनेशन से आपको ये पता चल रहा है इसमें, कि अगर टेंजेंट ऊपर लाइज करता है, टेंजेंट के ऊपर कर्व लाइज करता है तो कॉन्केव अपवर्ड है, और अगर नीचे लाइज करता है तो कॉन्केव डाउनवर्ड है। तो और इसका दूसरा नाम कॉन्केव डाउनवर्ड है। कॉन्केव अपवर्ड को कॉन्वेक्स डाउनवर्ड कहेंगे, और कॉन्केव डाउनवर्ड को कॉन्वेक्स अपवर्ड कहेंगे। लेकिन ये तो जस्ट इसके फिगर्स है। मैथमेटिक्स क्या करता है? मैथमेटिकली आप इसको कैसे कर सकते हो? क्या आपको इसमें लग रहा है इसके टेंजेंट के अंतर में? तो अभी मैं हेडिंग आने दे रहा हूं, डिफिनेशन इसका मिटा रहा हूं, उसमें थोड़ा सा डिफिनेशन में हम जगह बना रहे हैं, फिर आपको हम बता रहे हैं। ये रहा। अब अगर हम यहां एक टर्म लेते, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन बनाना है ना, आपको तो क्वेश्चन बनाना है मैथमेटिकली। चलिए, तो मैथमेटिकली कहता है कि ये जो टेंजेंट है, यक्स के इंक्रीज करने पर डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा है। क्या हमने कहा? dy बटे dx, dy बटे dx इंक्रीजेस एज यक्स इंक्रीजेस, एज यक्स इंक्रीजेस। अगर हम यक्स को इंक्रीज करते हैं तो dy बटे dx इंक्रीज कर रहा है। dy dx का मतलब है स्टूडेंट टेंजेंट के स्लोप के बारे में हमने कहा है, तो टेंजेंट का स्लोप इंक्रीज कर रहा है, मतलब हम इसको कह सकते हैं dy dx का इंक्रीमेंट है, तो आप इसे सेकेंड डेरिवेटिव माने d2y कहिए बटे dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यही मैथमेटिक्स है, इसी पर आपको क्वेश्चन बनाना है। और अगर इसका मैथमेटिकली इसका हम पार्ट की स्टडी करें मैथमेटिकली, तो इसमें dy बटे dx इंक्रीज कर रहा था,
जबकि इसमें dy बटे dx स्टूडेंट डिक्रीज करेगा, जस्ट इसका ऑपोजिट। इसमें यक्स इंक्रीज कर रहा था, उसमें यक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मतलब आप कहोगे कि dy बटे dx डिक्रीजेस एज यक्स डिक्रीजेस, दैट इज d2y बटे dx स्क्वायर इज लेस देन जीरो, इज लेस देन जीरो। आप इसका एनालिसिस भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ठहरिए। और भी आपका ये आपको लग रहा होगा कि टर्म में लोग बताते नहीं, तो आपको लग रहा होगा कि dy बटे dx इंक्रीज, फंक्शन तो इंक्रीज कर रहा था, ये तो बात समझ रहे थे कि फंक्शन जब इंक्रीज कर रहा था तो उसका डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेगा तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर फंक्शन आपका डिक्रीज करेगा तो ऐसी स्थिति में आपका स्टूडेंट जो है उसका डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट आपका जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगा। ये बात तो हमने पढ़ा था। अब ये लग रहा होगा कि dy dx इंक्रीजेस, ये हम क्या लिख रहे हैं, चलो तो मैं उसको लेने के लिए एक फिगर हम ले रहे हैं, एक फिगर ले रहे हैं। चलिए आपके लिए हम एक थोड़ा सा फिगर ले रहे हैं। ये फिगर हमने लिया। चलो अब इस फिगर पर हम टेंजेंट खींचते हैं। ये टेंजेंट है, देखिए यहां भी एक टेंजेंट खींचते हैं। 2 पॉइंट तो हमें लगा कि काफी एनालिसिस के लिए होगा। ये टेंजेंट खींचा, और भी आप खींच सकते हो उसमें, यहां भी टेंजेंट खींचो। चलो ये सब टेंजेंट हमने खींचा। ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q ले लीजिए और ये पॉइंट आप R ले लीजिए। क्या हम कहना चाह रहे थे उसको आप देखिए। ये θ1 एंगल है, ये θ2 है और ये θ3 है स्टूडेंट। तो ये तो स्पष्ट है कि θ1 θ2 θ3 और भी जो लोग हैं, और भी जो टेंजेंट लोग हैं स्टूडेंट, जब ये अपवार्ड की बात करेंगे तो ये सब का सब एक्यूट होगा। क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। चलो एक्यूट एंगल होगा। अब देखो ऐसे नाम दो ए बी सी। ये यहां क्या है स्टूडेंट कि ए से बी पर जाने पर यक्स बढ़ रहा है, बी से सी पर जाने पर भी यक्स बढ़ रहा है, और साथ में यक्स से क्रॉसपॉन्डिंग ये एंगल भी बढ़ रहा है। θ1 से बड़ा θ2 है, उससे बड़ा θ3 है। ये हमने कहा कि जैसे ही यक्स इंक्रीज करेगा, यक्स इंक्रीज करेगा तो इसका डेरिवेटिव भी स्टूडेंट इंक्रीज करेगा। तो जैसे ही इंक्रीज करेगा, और dy बटे dx क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप है। तो जैसे ही एक्यूट एंगल में 0 से 90 जाओगे, माने टाइम ले जाओगे, तो टाइम θ1 से बड़ा हो जाएगा आपका टाइम θ2, और उससे बड़ा हो जाएगा आपका टाइम θ3। देख रहे हो। तो जैसे ही यक्स का वैल्यू अगर इंक्रीज करते हो तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसका मतलब कहने का अर्थ है कि dy बटे dx एट p जो है, ये p दिए थे ना, वो बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा dy बटे dx एट q, और उससे बड़ा होगा स्टूडेंट dy बटे dx एट r। ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, डेरिवेटिव बढ़ रहा है स्टूडेंट। इसलिए हमने कहा कि जैसे ही डेरिवेटिव यक्स के बढ़ने के बाद dy बटे dx इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हमने कहा कि इसका डेरिवेटिव जो होगा dy बटे dx ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरह। तो इसलिए सेकंड डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप समझेंगे तो उसमें ये बात, जब आप बेस में जाएंगे और वहां ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करेंगे तो वहां कहेंगे यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्केव डाउनवर्ड। तो ये बात समझना है कि dy बटे dx इंक्रीजेस एज यक्स इंक्रीजेस। आप इसमें देख लो, इसमें देखो, एक लाइन देखो, ये ले लो, देखो यहां इस पॉइंट पर लो आप। चलो ये अपवर्ड ही ले लिया ना, चलो ये डाउनवर्ड का फिगर लेना हो, चलो सॉरी, चलो यहां डाउनवर्ड ले, ये डाउनवर्ड का फिगर ले, बढ़िया फिगर, ये डाउनवर्ड है। चलो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा,
ये आप दो ही पॉइंट लो ना, ये P है ये Q है, ये P और Q है, क्या होगा यहां तो θ2 है और ये θ1 है, ये दोनों ऑब्ट्यूज एंगल है, θ1 और θ2 और भी जितने भी बनेंगे वो सब इस स्थिति में ऑब्ट्यूज एंगल बनेंगे। और जब ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तो एंगल बड़ा हो जाएगा। कौन सा एंगल बड़ा होगा? θ1 से बड़ा आपका θ2 है, उससे बड़ा और भी एंगल लोगे तो θ3 होगा ऐसे। लेकिन जैसे ही टाइम ले जाओगे तो चूंकि 90 के बाद अनडिफाइंड से कर्व आता है, तो टाइम जब इसका निकालोगे तो क्या होगा कि टाइम थीटा ये डिक्रीज करने लगेगा, माने टाइम θ2 पर जो इसका वैल्यू होगा, टाइम θ2 पर टाइम 90 अनडिफाइंड हो गया, टाइम 120 130 हो जाएगा, तो आपका क्या होगा कि ये उसके नजदीक आएगा, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा टाइम θ2। ये हो गया ना। माने यक्स को अगर आप डिक्रीज करते हो, यक्स क्या हुआ डिक्रीज किया, माने इस पॉइंट से x2 से आप यहां आ गए x1 पर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगा। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन रहा, अब इस क्वेश्चन में ये फंक्शन दिया हुआ है, देखिए हम कैसे यूज करते हैं। 6x³ प्लस 12x² प्लस 5x प्लस 7, रेंज ऑफ यक्स निकालना है, यक्स के किस रेंज पर जो है कॉन्केव अपवर्ड होगा और कॉन्केव डाउनवर्ड होगा। आपको फर्स्ट डेरिवेटिव से मतलब नहीं, आपको सेकंड डेरिवेटिव में जाना होगा। इसमें आप क्या करो, चलो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। 4x³ 18x² और प्लस 24x और प्लस 5 आ गया। सेकंड डेरिवेटिव इसका फाइनल फाइंड करो, तो ये 12x² 4 या 12, 12x² माइनस 36x और प्लस 24 हो गया। ये सेकंड डेरिवेटिव आपका आ गया। अब आप सेकंड डेरिवेटिव का साइन स्कीम निकालो और ये बताओ कि कहां सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव और कहां सेकंड डेरिवेटिव, तो इक्वल टू पहले 0 कर लो और बी है सबसे पहले, या आप यहीं से निकालो, चलो बताओ, कोई जरूरत नहीं अभी है, तो आप यहीं से निकालो। 12 कॉमन ले, x² माइनस 3x और प्लस 24 है तो 2 हो गया। 12 x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 हो गया, ये आ गया। अब यहां से 12 हो गया, x कॉमन हो गया, तो x माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन हो गया, x माइनस 2 आ गया, ये आ गया। तो 12 x माइनस 1 हो गया और x माइनस 2 आ गया। अब क्या काम करो, जो काम आप को हमने बताया था कि आप मैक्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का आप साइन स्कीम बनाते थे, अब आप यहां कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्केव डाउनवर्ड के लिए आप सेकंड डेरिवेटिव का आप साइन स्कीम बनाए। माने अब आप जो तैयार कर रहे हो वो साइन स्कीम ऑफ सेकंड डेरिवेटिव आप तैयार कर रहे हो। चलिए क्या हो जाएगा, इसके दो वैल्यू आ जाएंगे इक्वल टू 0 करने के बाद, एक 1 और एक 2, एक 1 हो गया और एक 2 हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट, x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए बीच में आपका नेगेटिव हो गया और दोनों साइड आपका पॉजिटिव हो गया। और जिस विद्यार्थी को नहीं आता है साइन स्कीम, तो आप घरवा नहीं, 2 के बाद एक नंबर ले लो, जैसे 3 ले लो और 3 रख के देखो कि इसको पॉजिटिव होता है। जैसे 3 माइनस 1 तो 2 हो गया पॉजिटिव, और 3 माइनस 2 करोगे तो 1 हो जाएगा पॉजिटिव, माने 2 हो गया और 1 हो गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव गुना पॉजिटिव और 12 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो गया, उसका अल्टरनेटिव आप फिक्स कर देना। चलो तत्काल ये सीख लो। और अगर जानते हो तो x² का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो बीच में नेगेटिव होगा, उसके बाद दोनों साइड अल्टरनेट होगा। अब ये देखो कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव कहां है, तो 1 से लेस देन पर पॉजिटिव है और 2 से लेस देन पर पॉजिटिव है। जहां सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव होगा वो कॉन्केव अपवर्ड हो जाएगा स्टूडेंट, तो आप यहां से कहोगे कॉन्केव अपवर्ड का ऑप्शन दोगे, क्या दोगे, f इज कॉन्केव अपवर्ड ऑन -∞ टू -1 यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी तक, ये कॉन्केव अपवर्ड हो गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्केव डाउनवर्ड क्या है, कॉन्केव डाउनवर्ड ऑन
तो कॉन्केव डाउनवर्ड हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट 1 से लेकर, जहां सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, ऑन 1 से लेकर 2 तक। जहां ये सेकंड डेरिवेटिव इसका नेगेटिव है वो कॉन्केव डाउनवर्ड हो गया, और जहां सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव बता रहा है वो आपका कॉन्केव अपवर्ड हो गया। बहुत आसान है क्वेश्चन को बनाना। जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर रहे थे, आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालकर उसका साइन स्कीम निकालेंगे। और कॉन्केव अपवर्ड का मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव का पॉजिटिव होना, और कॉन्केव डाउनवर्ड का मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव को नेगेटिव होना। बस इतना सा स्टूडेंट करना है। अब चलते चलते एक और पॉइंट को पढ़ते हैं, इससे ही रिलेटेड है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बहुत सारे लोग इसमें सी का भी टर्म का यूज करते हैं। इसमें हर बार में एक ही बात है, बहुत सारे एक्स का यूज करते हैं। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? तो जहां कॉन्केविटी चेंज करता है स्ट्रिंग, माने कॉन्केव अपवर्ड से कॉन्केव डाउनवर्ड में एक फिगर चला जाए, या कॉन्केव डाउनवर्ड से कॉन्केव अपवर्ड में फिगर आ जाए, तो उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। इफ एट ए पॉइंट, एकदम बहुत अस्थिर से आप समझिए, एट ए पॉइंट पी, माने इस प्रकार की बात हम कर रहे हैं। देखिए यहां से पहले आप समझ लीजिए, ये रहा। आप इस फिगर को देखिए, ये फिगर जो है ये कॉन्केव क्या है? डाउनवर्ड है। यहां क्या है स्टूडेंट? कॉन्केव अपवर्ड है। तो जरूर जैसे ही ये डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर गया होगा, तो यहां एक पॉइंट होगा, यहां एक पॉइंट होगा स्टूडेंट, ये पॉइंट ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। ये पॉइंट, इस पॉइंट की बात हमने कहा। तो आपके पास में इस पॉइंट के बारे में हम कह रहे हैं। यहां क्या है? देखिए यहां से क्या है, आपके पास ये कॉन्केव डाउनवर्ड है, कॉन्केव डाउनवर्ड है। इस हिस्से को देखिए क्या है? कॉन्केव अपवर्ड है। मतलब इस हिस्से में क्या है? सेकेंड डेरिवेटिव डाउनवर्ड है, कॉन्केव डाउनवर्ड, सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है स्टूडेंट। और इस हिस्से में क्या है? कॉन्केव अपवर्ड है, इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 है। ये सेकेंड डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 है, और इसका सेकेंड डेरिवेटिव इस हिस्से में लेस देन 0 है। तो अब जैसे ही निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा, इसका मतलब यहां क्या होगा? सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फिगर दोनों ले सकते हैं स्टूडेंट, ये भी आप पहले ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। हम फिगर अब ऐसे भी रख सकते थे, देखिए यहां से ऐसे, यहां ये जो फिगर है ये अपवर्ड है, मतलब अपवर्ड का मतलब इस हिस्से में सेकेंड डेरिवेटिव जो आपका है वो ग्रेटर देन 0 है, सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, और इस हिस्से का जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 है, मतलब ये डाउनवर्ड है, ये कॉन्केव डाउनवर्ड है। हम इस बात को कर रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। और इस हिस्से में आपका जो है यहां जो एक हिस्सा होगा कहीं तक, तो ये जो है कॉन्केव अपवर्ड है। तो जैसे ही आप इस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि जैसे ही फिगर को आप ले गए और ये कॉन्केव अपवर्ड से ये फिगर कॉन्केव डाउनवर्ड हो जाए, या कॉन्केव डाउनवर्ड से ये फिगर कॉन्केव अपवर्ड हो जाए, तो ये लिखें इफ एट ए पॉइंट पी। इसी पी का हम लिखे थे, इसलिए हम यहां पहले पी आपको बताने लगे कि पी क्या है। तो इस पी पॉइंट पर क्या होता है कि उसकी कॉन्केविटी जो है चेंज कर जाता है। एक कर्व चेंज इट्स कॉन्केविटी from upward to downward एंड वाइस वर्सा कर देते हैं, दोनों में कोई हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। चलिए ये स्टूडेंट, या तो कहने का अर्थ है कि डाउनवर्ड से अपवर्ड हो जाए या अपवर्ड से डाउनवर्ड हो जाए, तो इस स्थान को हम लोग क्या कहेंगे? अब देखो कोई भी नंबर लाइन का ही जिक्र करो ना, तो आप यहां से एक पॉइंट जो पी है जो भी होगा, तो आपका जब ये डेरिवेटिव आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहां लेस देन 0 है और इधर आपका पॉजिटिव हो गया, ये आया,
तो निगेटिव से पॉजिटिव करोगे तो इसका अर्थ ही है कि यहां जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा वो इक्वल टू 0 होगा। सेम बात यहां भी है, यहां भी वही बात है कि ये जो पी पॉइंट हमने लिया है, ये पी पॉइंट जो भी होगा, तो यहां कह रहा है कि सेकेंड डेरिवेटिव इसका ग्रेटर देन 0 है, और जैसे ही आप निगेटिव की ओर जाओगे तो इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो बीच में क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। माने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव से निगेटिव की ओर गया, जैसे ही पॉजिटिव से निगेटिव की ओर ले जाओगे सेकेंड डेरिवेटिव को, तो बीच में एक पॉइंट 0 जरूर आएगा जहां की सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब आपको इसको अगर मैथमेटिकली बात करें तो आप ऐसा कहेंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर 0 हो जाए वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। लेकिन अगला भी स्टेप याद रखना है कि सेकेंड डेरिवेटिव आपका जो है स्टूडेंट तो होगा, लेकिन जो थर्ड डेरिवेटिव उसके बाद निकालोगे उस पॉइंट पर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहां ऐसे लिख देते हैं मैथमेटिकली। हमने फर्स्ट में क्या कहा, हमने फर्स्ट में कहा चलो d2y समझ रहे होगे, dx स्क्वायर, या इसी को हम लोग यहां जो लिख रहे हैं ये लिख रहे हैं इक्वल टू 0 एट द पॉइंट, इस पॉइंट पर 0 हो जाएगा। अब आ जाओ नंबर सेकेंड। अब देखो क्या है, d2y dx स्क्वायर, चेंज इस साइन, अपना साइन चेंज कर रहा है, चेंज इट्स साइन। अब हम इसमें स्टूडेंट जो है निगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे करके नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। एज यक्स इंक्रीजेस, जैसे यक्स को इंक्रीज करवाओगे तो आपका ये जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो अपने साइन को चेंज करेगा, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा या पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट, थ्रू द वैल्यू एट विच सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। और जहां से चेंज करेगा तो उसके बीच में सेकेंड डेरिवेटिव 0 होगा स्टूडेंट। मतलब आप डेट इज, यहां एक बात और लिख देते, डेट इज थर्ड डेरिवेटिव इसका जो है, थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 होगा। मैंने याद रखिएगा पूरे का सवाल सही है, सेकेंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर 0 हो जाएगा, लेकिन थर्ड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर स्टूडेंट 0 नहीं होगा। ये हमारा फिगर का पार्ट है और ये हमारा ये स्टेटमेंट हमने लिखा है वो है। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जब हम कह रहे हैं, यक्स भाई ये घेरा हुआ है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जब कर रहे हैं तो आपको समझना होगा कि कॉन्केव डाउनवर्ड से कॉन्केव अपवर्ड हो जाए या कॉन्केव अपवर्ड से कॉन्केव डाउनवर्ड हो जाए, तो बीच में एक ऐसा जरूर पॉइंट होगा क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव, सेकंड डेरिवेटिव जो है नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है या सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है स्टूडेंट, तो ऐसी स्थिति में पॉइंट जरूर होगा जहां की सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा। तो जिस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाए और थर्ड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए स्टूडेंट, वैसे पॉइंट को हम लोग स्टूडेंट क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। तो आपको ये जानना होगा कि इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो अब एक क्वेश्चन लेकर हम आपको इस लेक्चर्स को समाप्त करते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, इसमें कॉन्केविटी भी देखना है हमें और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी देखना है। हम वहां यक्स लिखे थे, यहां सी लिख दिए हैं क्योंकि दोनों स्पेलिंग आप जानिए, दोनों सेम बातें हैं, कोई अलग बातें नहीं है। तो क्या है देखिए, यहां बस एक लाइन का क्वेश्चन से स्टूडेंट, यक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2 है, आप इसका डेरिवेटिव निकालिए। ये 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 12 हो गया, आप सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल दीजिए। ये 6x माइनस 12 हो गया स्टूडेंट। अब आप 6 को कॉमन हो गया, x माइनस 2 हो गया। अब सेकेंड डेरिवेटिव का आप साइन स्कीम निकाल दीजिए। देखिए हम कितना सहज रूप से लेते हैं, आप साइन स्कीम निकाल दीजिए आप सेकेंड डेरिवेटिव का। चलिए क्या हो गया, इसका तो 0 करोगे ना तो इसका 2 आएगा, x बराबर 2। अब देखो नहीं समझ में आए तो 2 से बड़ा वैल्यू जैसे 3, 4, 5 कोई भी रख लो, जैसे 3 रखते हो, 3 माइनस 2 1 होता है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव इधर क्या है इसमें पॉजिटिव है, इधर सेकंड डेरिवेटिव क्या है नेगेटिव है। अब सेकंड डेरिवेटिव जहां नेगेटिव हो गया वो डाउन क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया, और सेकंड डेरिवेटिव जहां पॉजिटिव हो गया उसमें वो अपवर्ड हो गया।
तो यहां से कहोगे कि एफ इज कॉन्केव अपवर्ड ऑन 2 से लेकर इंफिनिटी तक, 2 से लेकर इंफिनिटी तक। डाउनवर्ड कहां है? यहां से कहोगे कि एफ इज कॉन्केव डाउनवर्ड ऑन माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 तक हो गया, माइनस इंफिनिटी से लेकर उसमें 2 तक हो गया। अब देखिए क्या है, ये कॉन्केव अपवर्ड हो गया, कॉन्केव डाउनवर्ड हो गया। चलिए ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आ गया सेकेंड डेरिवेटिव। अब देखिए सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो तो 2 पर क्या है, 0 है। सेकेंड डेरिवेटिव स्टूडेंट, जैसे ही हमने कहा था कि निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, तो जैसे ये 2 वैल्यू है तो 2 रखोगे, 2 माइनस 2 0, इसी को तो 0 करके आपने निकाला है इस 2 को, तो इस पर 0 होगा। माने सेकेंड डेरिवेटिव एट x बराबर 2 जो है वो 0 है, 0 आ गया। तो यही पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन बनेगा 2, लेकिन कब बनेगा? जबकि थर्ड डेरिवेटिव इस पर 0 नहीं होना चाहिए। तो आप इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालिए, तो थर्ड डेरिवेटिव इसका कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 होने का मतलब कि वो कभी भी इस पॉइंट पर 0 नहीं होने जा रहा है। माने थर्ड डेरिवेटिव जो है एट x बराबर 2 इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, 2 पर कभी भी 0 नहीं होगा। इसलिए ये 2 पॉइंट पर ही आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बनेगा, लेकिन उसको कोऑर्डिनेट में लिखा जाता है इसमें, यहां 2 रख देना, तो 2 रख दोगे तो 2 पर कितनी वैल्यू हो जाएगी, f2 कितनी हो जाएगी, 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4 और 4 और 6 है, तो 24 और माइनस 12 दूनी 24 और प्लस 2 तो 10 और माइनस हो गया हमारे पास 48, तो ये हमारे पास आ गया माइनस 38, है ना। तो पॉइंट ऑफ, यहां से फाइनल जवाब दोगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज, अच्छा ऐड कर लेते हैं, 2 और माइनस 38, 2 और माइनस 38। इस प्रकार से आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालेंगे इसमें। इसके साथ हम इस लेक्चर्स को समाप्त करते हैं। वीडियोस का लेंथ जो है थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसलिए हमें समाप्त करना इच्छा तो था और भी क्वेश्चन बताने का। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें स्टूडेंट जो है हम मैक्सिमा और मिनिमा का डिफिनेशन शुरू करेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग ये फाइंड करेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फंक्शन का कैसे फाइंड करते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टूडेंट। और ये जो हमने आज का जो पॉइंट बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, कॉन्केव डाउनवर्ड क्या है, कॉन्केव अपवर्ड क्या है, और साथ में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है स्टूडेंट, इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटीज का क्वेश्चन कंफर्म इससे आता है स्टूडेंट। तो इसके साथ आज का जो है लेक्चर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में हम डिफिनेशन के साथ आपको लेक्चर्स के साथ अगले दिन हम लेक्चर्स को लेकर आएंगे। धन्यवाद।